नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज दो तीन बड़े प्रकरण हमारे देश में एक साथ कोइंसिडेंट से हुए हैं या उनका कोई लिंक है या उनका कोई इंटरलिंक है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से उनका क्या संबंध है। हम जॉन सोरस के बारे में सब लोग जानते हैं। जॉन सोरस हिंडनबर्ग अडानी जो विवाद चला उसमें एक प्लेयर था। जॉन सोरस बांग्लादेश के उसमें एक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा सोर्स था। और जॉन सोरस के ऊपर जो एलन मस्क ने आरोप लगाए हैं, एलन मस्क हम सब जान रहे हैं कम्युनिज्म, वोको समुदाय और ये इस्लामिक चरमपंथ, इन पर इस समय फटे पड़े हैं। जॉन सोरस पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। उस पर हम बात करेंगे कि जॉन सोरस की फंडिंग की वजह से कितना बड़ा संसार में परिवर्तन हुआ। जॉन सोरस उस हर जगह पर फंडिंग करता है जहां पर कोई बड़ा गड़बड़ आपको दिखाई दे रहा हो। इधर योगी जी ने संभल के मामले में उनके एक एसीपी ने जो बयान दिया और जो उसकी पृष्ठभूमि सामने रखी, हम सब जानते हैं कि एक सीओ ने स्टेटमेंट दे दिया था होली रंग को लेकर। उस स्टेटमेंट को मनी योगी जी ने इंडोर्स कर दिया था एक कार्यक्रम में। उसके बाद तो पुलिस का उत्साह बढ़ा हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री अप्रिशिएट करता है। हालांकि जनरली बड़े पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, कार्रवाई जिसको जो करनी है वो करनी चाहिए। लेकिन योगी जी महाराज चूँकि सीधा कन्फ्रंट करने वाले हैं, सीधी बात करने वाले हैं, उन्होंने उस विषय को इंडोर्स करते हुए कहा कि बात तो सही कही है। उधर एसीपी ने संभल में किस प्रकार से जो वहाँ सलाद मसूद का मेला लगता है उस मेले की अनुमति देने से मना कर दिया। इधर बात ये भी आती है कि बांग्लादेश को लेकर बड़े चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के नज़दीक जा रहा है या बांग्लादेश पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है। वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं उनका भी एक बड़ा एक्शन है। सेना के बीच में भी दो गुट बन गए हैं, एक मोहम्मद यूनुस के साथ है और एक शेख हसीना के साथ खड़ा दिखाई देता है। इधर हिंदुस्तान के अंदर जॉन सोरस की कंपनियों के ऊपर भारत सरकार ने या ईडी ने ताबड़तोड़ रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और बड़ी तेजी से जॉन सोरस की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। उनके कई ठिकानों पर हिंदुस्तान में हमले हुए। हमले से मतलब कई ठिकानों पर छापे पड़े गए। अब इन सबको अगर मिलाकर देखोगे तो एकदम आँख खुली रह जाती है, आँख झपकती भी नहीं है कि आखिर हमारे देश में इतनी बड़ी साजिश किसकी शह पर चल रही है और हमारे देश के अंदर वो कौन पॉलिटिशियंस हैं जो इस सब के पीछे हैं। मैं बात शुरू करता हूं जॉन सोरस की। पहले एक जो छोटा मोटा उनके खिलाफ सब कुछ चल रहा है, एलन मस्क से। ये हम सब जानते हैं कि एलन मस्क इस समय तीन चीज़ों को लेकर, एक इस्लामिक चरमपंथ, एक कम्युनिज्म और दूसरा वोक समुदाय के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि वोक समुदाय भारतवर्ष में अब ये जो कम्युनिज्म है, इस्लामिक चरमपंथ है, इनको हटा दीजिए थोड़ा सा। ये काम करते हैं, इनका सबको मालूम, लेकिन वोक समुदाय जिस प्रकार से काम करता है वो अभी लोगों की समझ में जल्दी नहीं आया। वोक समुदाय कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये ह्यूमन राइट के नाम से काम करने वाले लोग हैं, ये श्वेत अश्वेत के बीच में भेद खत्म करने वाले हैं, जाति प्रथा के बीच में काम करने वाले लोग हैं। कहा तो ये जाता है कि जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो दबे कुचले हैं उनको ऊपर लाने का काम ये कर रहे हैं, लेकिन सत्य कुछ और है। इसलिए एलन मस्क भी इन पर भड़के हुए हैं। एलन मस्क ने इसी क्रम में जॉर्ज सोरस पर निशाना साधा। एलन मस्क ने जॉन सोरस को मानवता से घृणा करने वाला बताया, मतलब जॉन सोरस को सामान्य नहीं घृणा करने वाला बताया। उन्होंने पिछले वर्ष भी यही बात कही थी, ये हम सब जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 1 नवंबर 2023 को एक वीडियो भी रिलीज़ किया था जिसमें वे कहते नजर आए, मेरे विचार से वह मूल रूप से मानवता से घृणा करने वाले व्यक्ति हैं। वह सभ्यता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि हिलेरी क्लिंटन की एक कज़न डॉटर का विवाह जॉन सोरस के पोते से होने जा रहा है। हिलेरी क्लिंटन या क्लिंटन फाउंडेशन की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने $13 बिलियन बांग्लादेश को दिया, जो इसको दिया, जो इस समय मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है, और मोहम्मद यूनुस को बढ़ाकर खड़ा किया और अपना दोस्त बता दिया। क्लिंटन की उपस्थिति में ही
अमेरिका में ये यूनुस ने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा था कि भाई ये बांग्लादेश का परिवर्तन करने वाले ये लोग हैं, ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, इन्होंने बांग्लादेश में परिवर्तन किया है और ये रातों रात नहीं हो गया। यानी कि साजिश पूरी एक्सप्लेन की और क्लिंटन की उपस्थिति में की। और इधर क्लिंटन की पत्नी की जो नीज है कोई, उसका विवाह जॉन सोरोस के पोते से होने जा रहा है। ये सबको रिलेट करेंगे तो बात बिल्कुल साफ नजर आती। इधर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ सोरस के पोते ने बैठक कर ली है। उस बैठक का नतीजा ये वो ये कहता है कि मैं फंडामेंटल राइट को लेकर आऊंगा, मैं वहाँ वो ये इसको ख़त्म करूंगा, उसको ख़त्म करूंगा, इनकी सहायता करूंगा, उनकी सहायता करूंगा। सत्य तो ये है कि वो वहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए क्लिंटन फाउंडेशन और ये सब मिलकर सत्ता परिवर्तन के लिए एक बड़ा उपक्रम चलाते हैं। मजे की बात यह है, जॉन सोरस आज किसी से छुपा हुआ नाम तो है नहीं। यह भी बात सच है कि सोरोस की राजनीतिक दखलंदाजी ने न जाने कितने देशों में अस्थिरता पैदा कर दी। जो सबसे बड़ा आरोप एलन मस्क ने लगाया वो लगाया कि ये जो अमेरिका और यूरोप में शरणार्थी संकट खड़ा हुआ है उसकी नींव के पीछे सोरस है। सोरस बेसिकली हंगरी का रहने वाला है, अमेरिका में स्थापित है, लेकिन वो यूरोप में कोई बड़ा षड्यंत्र, यूरोप और अमेरिका को उसने शरणार्थी संकट में लाकर खड़ा कर दिया। और हम सब जानते हैं कि यूरोप इस समय बहुत परेशान है। ऐसा कहा जाता है कि 2015 में, आप सबको याद होगा ये 2015 की घटना है, 2015 में जब ये शरणार्थियों का मामला चल रहा था, वो एक बच्चे की बीच के किनारे पड़े हुए फोटो मरे हुए बच्चे की दिखाई दे रही थी। उस समय मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ये इस्लामिक चरमपंथ का एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। 2-4 लोगों की फोटो वायरल करके और सोशल मीडिया पर चलाकर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके विश्व की मानवता झकझोरना और उस झकझोरती मानवता के बीच में शरणार्थी बनाने के लिए या शरण देने के लिए जॉन सोरस की कंपनियों ने जिस प्रकार से काम किया, और उन जॉन सोरस की कंपनियों ने पूरे यूरोप को सोचने के लिए मजबूर किया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ फर्जी फोटो चलाएगी, ऐसा कहा जाता है कि उसमें जबरदस्ती का गलत डेटा प्रोवाइड करके ये सब कुछ किया गया। और ये इस पूरे प्रकरण में 2 चरण में चरण दर चरण यूरोप की शरणार्थी नीति पर काम किया गया और कैसे शरणार्थियों को पैसे दिए गए, वित्तीय सहायता का बोझ देशों पर डाला गया, और ये इन सब के पीछे जॉन सोरस था। आप सोच लीजिए, पूरे यूरोप, अमेरिका और इस समय हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इनमें जॉन सोरस की कंपनियां किस प्रकार से फंडिंग कर रही हैं और मानवता के उत्थान के नाम से क्या क्या नहीं कर रही हैं। ओपन सोसाइटी फेडरेशन या फाउंडेशन जॉन सोरस की कंपनी है जो कि मानवता के लिए काम करती है। बिल क्लिंटन फाउंडेशन भी कुछ इसी प्रकार के काम करती है, और ये सब मिलकर डीप स्टेट के कुछ वो बने हुए हैं। डीप स्टेट इनके पीछे फंडिंग करता है। जॉन सोरस को जो बाइडेन ने एक बड़ा अवार्ड भी दिया था, और ये जो बाइडेन जॉन सोरस की पीठ पर हाथ रखे हुए थे, और ऐसा बताया गया कि जो बाइडेन इन सब के पीछे थे, यानी कि उनकी जो राजनीतिक पार्टी है। लेकिन इन सभी को अगर हम मिलाकर देखें तो ऐसा कहा गया कि सीरिया के बच्चे के शव को लेकर शरणार्थी समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया था। आयलान कुर्दी नाम के बच्चे की देह पर विमर्श पैदा किया गया था। बच्चे की मौत बेहद दुखद थी, परंतु बच्चे की मौत पर जिस प्रकार से विमर्श पैदा करके उसकी मौत के लिए उसके देश के अतिरिक्त हर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था, वह हैरान करने वाला था। यह बच्चे के पिता ने मीडिया में कहा कि बच्चे की तस्वीर देखकर पूरे यूरोप ने शरणार्थियों के लिए द्वार खोल दिए थे। एलन मस्क का कहना है कि जॉन सोरस इसके पीछे था। जॉन सोरस ये सब कुछ करता क्यों है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जॉन सोरस देशों में क्यों ये डिस्टर्बेंस करता है। हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर माइनॉरिटी राइट के नाम से, दलित राइट के नाम से, या महिला उत्पीड़न के नाम से, बाल शोषण के नाम से, LGBTQ के नाम से, अगड़ा बनाम पिछड़ा और अगड़े में भी पिछड़ा, ये सारा खेल
इन सब पूरे खेल के पीछे जॉन सोरस का बड़ा हाथ। देखिए, ये तो बात ठीक है कि कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार से डिस्क्रिपेंसी रहती है, लेकिन इसको एक्सप्लोर किया जाए और उसको हथियार बना दिया जाए, ये एक बड़ा कारनामा कोई करने के लिए पीछे से प्रेरित होकर काम करता है। इनके पीछे, सबके पीछे जॉन सोरस का नाम बताया जाता है। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, भारत, ये जितने राइट विंग की संस्थाएं, सरकारें संसार में हैं और राइट विंग में काम करने वाले जितने लोग हैं, उनकी मानसिकता से जितने लोग काम करने वाले, वो सब मानते हैं कि ओपन सोसाइटी फेडरेशन या फाउंडेशन इन सब के पीछे है, सिर्फ इस बात की फंडिंग करती है कि देश में डिस्टर्ब क्यों है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसको ओएसएफ कहते हैं, वो आखिर ऐसा करती क्यों है? करती इसलिए है क्योंकि जॉन सोरस की कंपनियां संसार में एफडीआई के नाम से घुसती हैं, जॉन सोरस की कंपनियां एफआई के नाम से घुसती हैं, जॉन सोरस की कंपनियां संसार के जो शेयर मार्केट हैं, उन शेयर मार्केटों को प्रभावित करती हैं, उन देशों में डिस्टर्बेंस करके शेयर मार्केट में जो उथक पटक होता है उसको खेलते हैं, और जितना वो खर्च करते हैं उससे लाखों गुना रिटर्न पाते हैं। लेकिन खर्च करके जो परिणाम निकलता है वो उन देशों में डिस्टर्बेंस, वहाँ पर आगजनी, उन देशों में आंतरिक डिस्टर्बेंस, उन देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति पड़ जाती है। आप सोचिए कि जॉन सोरस पूरे यूरोप को डिस्टर्ब करता है, जॉन सोरस अमेरिका को डिस्टर्ब करता है, जॉन सोरस भारत को डिस्टर्ब करता है। जॉन सोरस भारत में ये जो औरंगजेब की कब्र और उसका संरक्षण करना, पीछे से ये है ना, जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों को उसकी फंडिंग जाती है वो खुलकर बोलते हैं, और वो खुलकर इतना बोलते हैं कि हो सकता है कि उनके बाप दादे कहीं गांधी परिवार से नफरत करते हों, इस्लामिक चरमपंथ से नफरत करते हों, लेकिन उनके वंशज आज अपने बाप के नाम को भी कलंकित किए हुए हैं और अपने मुखपत्रों में औरंगजेब की मजारों को इतिहास भारत का बताकर और भारत के इतिहास पुरुष औरंगजेब को बताकर संरक्षित करने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जिनको जॉन सोरस की कंपनियों के द्वारा, जॉन सोरस के द्वारा फंडिंग की जाती है, उनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय ये करने का। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में ये सब चल रहा है। इधर संभल का मामला सामने आता है। संभल में हम सब जानते हैं कि क्या किस प्रकार से डिस्टर्बेंस हुआ था। संभल में हम जानते हैं कि हरिहर मंदिर के विषय में क्या चल रहा था। संभल में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संभल में वो जो जामा मस्जिद की बात आती है, संभल की जामा मस्जिद एक मंदिर पर खड़ी हुई है, उस पर किस प्रकार से वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट ने उस पर स्टे दे रखा है, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन उधर संभल को आग में झोंकने के लिए एक बड़ा प्रयास चल रहा है, और वो बड़ा प्रयास ये चल रहा था कि भाई पहले होली मत बनाओ। सीओ ने स्टेटमेंट दे दिया कि जिसको होली साल में एक बार आती है, जुमा तो हर हफ्ते आता है, होली जिसको ना मनानी हो वो घर में रहे, होली जिसको ना अच्छी लगती हो वो घर में रहे, और जिसको होली में रंग से परहेज ना हो वो बाहर निकल कर आ सकता है। अगर जुमे की उस पर योगी जी ने 2 कदम और आगे कह दिया था। उस एससीओ के ऊपर योगी जी से प्रश्न पूछ लिया गया एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, बात यहाँ पर ठीक है, और इसके साथ साथ ये विचार भी करना चाहिए कि अगर नमाज नहीं होगी सार्वजनिक तो क्या बुराई है, घर में भी नमाज हो सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होली साल में एक बार आती है, उस त्यौहार को रोका नहीं जा सकता, जिनको परहेज हो वो घर में नमाज पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो होता आया वो ये था कि होली का हुड़दंग रोक दिया जाता था, होली नहीं मनाने दी जाती थी। उसके विपरीत इस बार मस्जिदों के ऊपर पॉलीथीन चढ़ाई गई, उनको ढक दिया गया। भाई आपको लगता है मस्जिद में अगर रंग गिर जाएगा तो कोई गजब हो जाएगा, तो मस्जिद ढक दीजिए, बाद में खुलवा देंगे। लेकिन एक और नया स्टेप आज हुआ, वो बिना, ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के बगैर हो गया होगा। एसीपी से अनुमति लेने गए सलाद मसूद के जो वंशज हैं, अपने आप को कहते हैं सलाद मसूद के उर्स के लिए। अब सलाद मसूद के उर्स के लिए वो लेने गए तो एसीपी ने कहा कि भाई अनुमति नहीं दी जा सकती, आपको अंदाजा भी है कि सलाद मसूद कौन था। सामने वार्ता करते समय वो वीडियो पब्लिश हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि आपको पता है कि सलाद मसूद आक्रांता था,
मोहम्मद गजनबी के इशारे पर काम करता था, राम मंदिर को तोड़कर आया था, सलाद मसूद को ख़त्म कर दिया गया था। सलाद मसूद हिंदुस्तान में आक्रांता था, मंदिरों को तोड़ने वाला था। हिंदुस्तान में आक्रांता का उर्स नहीं मनाया जा सकता, इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। और जिसको लगता है कि आक्रांता के लिए अनुमति चाहिए, जिसको लगता है कि आक्रांता का उर्स मनाएगा, वो अभी फ़िलहाल तो नहीं बना सकता, मेरे रहते हुए नहीं बना सकता। इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय लगातार ये कह रहा है कि भाई हमको दबाया जा रहा है। आप सोचिए, सलाद मसूद वो है जिसने पहली बार अयोध्या का मंदिर तोड़ा था। सलाद मसूद वो है जो जिसने हिंदुस्तान में मंदिर तोड़ने की एक कीर्तिमान स्थापित किया था। और हम यहाँ पर सलाद मसूद के लिए, मतलब वो हिंदू जो मुसलमान हो गए किसी न किसी कारणवश, वो एक विदेशी आक्रांता के लिए यहाँ उर्स मनाना चाहते हैं। ऐसा ही उर्स औरंगजेब की मज़ार पर भी मनाना चाहते हैं। औरंगजेब की मज़ार ख़त्म करो, ऐसा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या हिंदूवादी संगठनों ने रोड पर निकलकर आह्वान कर दिया। इस बात को लेकर नागपुर में दंगा हो गया। और नागपुर में जो दंगा हुआ, वो दंगा भी किसी ऐसी वैसी जगह नहीं। हम सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन, अगर सामाजिक संगठन कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय नागपुर में महाल में है। और महाल में जाकर ये हमला होना, उसमें हुड़दंग मचना, हजारों लोगों की भीड़ एक साथ आ जाना, वहाँ दर्जनों की संख्या में कारों पर आग लगा देना। संघ कार्यालय बहुत छोटी सी जगह पर है, लेकिन सरसंघ चालक सरकारवा का वो स्थान है। हालांकि सरसंघ चालक सरकारवा इस समय बेंगलुरु में होंगे, क्योंकि वहाँ बैठकें चल रही होंगी वो प्रतिनिधि सभा की। लेकिन विचार किया जा सकता है कि देश को किस आग में झोंकने के लिए ये सब उतरकर बाहर आए होंगे। हजारों लोग कैसे महल पर जाकर हमले की व्यवस्था की होगी और कैसे उस क्षेत्र को जलाया होगा। ये भी संभव है कि वो एक प्रयोग किया जा रहा हो कि देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, सरकार कितनी संजीदा है, सरकार हमको रोकेगी केवल या योगी जी की तरह उड़ा देगी। सोचिए कि ये संघ कार्यालय अगर उत्तर प्रदेश में होता तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या किया होता, ये विचार करने की बात है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि योगी जी जैसा एक शासक एक काल के लिए चाहिए, 20-25 साल के लिए हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान की ये समस्या का समाधान लोगों को करना है तो योगी जी 20-25 साल के लिए बिठा दीजिए। वो बात माने न माने, करें न करें, आपकी हो सकता है पॉलिटिक्स ना चले, मेरी पॉलिटिक्स ना चले, लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य के लिए योगी जी जैसा प्रशासक आवश्यक है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर ये हुआ होता जो नागपुर में हुआ, तो अब सवेरा मिलने तक, आज की तारीख होने तक, तारीख बदलने तक क्या हो सकता था, ये भी विचार करना होगा। लेकिन इनके विरुद्ध किस प्रकार से संभल जैसे ऑर्गेनाइज किए गए क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम या क्रिमिनल्स उतर कर आ रहे हैं और उसकी फंडिंग के पीछे जो सोरस जैसे लोग हैं, ये सब कुछ बता रहा है कि ये हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि एलन मस्क ये हिंदुस्तान के अंदर ये, अब बात यहाँ पर आती है कि हमारी ईडी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और कई संबद्ध संस्थाओं पर, इससे भी जो लिंक संस्थाएं हैं जहां जहां वो पैसे देते हैं, छापेमारी की। छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम यानी कि फेमा कानून के उल्लंघन से संबंधित की गई है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ईडी ओएसएफ यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के परिसरों की तलाशी और भी ले रही है जो इनके पीछे से फंडिंग है। इसी प्रकार की फंडिंग करके हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को समस्या खड़ी करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी की संस्थाएं स्वायत्त हैं और वो स्वायत्त संस्थाएं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर फेमा का उल्लंघन हो रहा है, विदेशी मुद्रा भारत में गलत तरीके से आ रही है और भारत को डिस्टर्ब कर सकती है, तो उनका हिसाब किताब भी लेती है और उनका हिसाब किताब करती भी है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी की तलाशी में ओएसएफ के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी शामिल हैं। ईडी की यह जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि ओएसएफ ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करके कई संगठनों को फंडिंग की है, जिसमें फेमा कानून के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी माना गया है। ईडी की यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा विनिमय के कथित उल्लंघन की जांच का भी हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ईडी की कार्रवाई पर ओएसएफ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है।
हम सब जानते ही हैं कि रिप्लाई देंगे कहाँ से। जॉन सोरस ने 1999 में ओएसएफ बनाई थी और 1999 से लेकर अब तक पूरे संसार में ये संस्था फंडिंग करके, और मज़े की बात ये है ये वहीं पर फंडिंग करती है, इसका लिंक वहाँ पर ज़रूर निकलता है जहाँ पर दंगे जैसी स्थिति होती है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस जैसी स्थिति होती है। इसलिए ये सब कुछ निकल कर जो सामने आ रहा है वो गजब का है। हम ये भी जानते हैं कि जॉन सोरस के बेटे एलेक्स सोरस की एक संस्था है और वो संस्था ही ओएसएफ के नाम से जानी जाती है। एलेक्स सोरस के अब जो हिलेरी क्लिंटन का संबंध बताया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस के साथ ये लोग बैठे, मोहम्मद यूनुस को बैठकर वहाँ फंडिंग की जा रही है। 13 मिलियन डॉलर, 13 मिलियन डॉलर का कर्जा दिया है हिलेरी क्लिंटन की संस्था ने। हम सब जानते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर क्या चल रहा होगा वहाँ। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सारी चीज़ें बंद कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएसआईडी की जो फंडिंग होती थी वो भी बंद कर दी गई और मोहम्मद यूनुस को सामने सीधी उंगली दिखा कर कह दिया गया, खबरदार ये सब गलत नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर सेना प्रमुख निकल कर बाहर आ गए। सेना प्रमुख को कुछ बल मिला डोनाल्ड ट्रंप और भारत से, तो सेना प्रमुख ने अपने लोगों को बिठा दिया, अघोषित तख्तापलट कर दिया। इसी बीच में उनकी सेना के कुछ अधिकारियों ने आपस में बैठकर सेना प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब सही से वहाँ अंतर्द्वंद चल रहा है। इस अंतर्द्वंद में देखना यह है कि कौन जीतता है, सेना प्रमुख बैठ जाते हैं या फिर बाकी ये जो बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान के खेमे में जाना चाहते हैं, वो जाने में सफल होंगे। लेकिन सवाल बिल्कुल क्लियर है कि जॉन सोरस और उसके द्वारा फंडिंग की गई कंपनियों पर भारत सरकार ने जो हमले किए हैं, जो छापे मारे हैं और जिस प्रकार से चारों ओर से घेर कर भारत सरकार खड़ी है, वो बता रहा है कि जॉन सोरस जैसी कंपनियों का भारत में क्या होने वाला है, भारत उसको कैसे देखता है और भारत किस दिशा में इस पर विचार करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।